हेलो फ्रेंड्स। तो पहले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे MES 11 का यूनिट 1, जिसमें हमने पार्ट 1 में कवर किया एजुकेशन का मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, सोसाइटी कैसे एक सिस्टम है, एजुकेशन कैसे सोसाइटी का एक सब सिस्टम है एंड ऑल दैट। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कैसा रिलेशन है, एजुकेशन कैसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का एजुकेशन के ऊपर कैसा इम्पैक्ट है, और एजुकेशन जितना ज़्यादा फ्लोरिश करता जाता है पॉलिटिकल आइडियाज़ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह का रिलेशन है। इसको लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और बहुत सारे डायमेंशंस के ऊपर सोच के आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो आप ये जो हेडिंग्स है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ अपने एग्जाम्स में, और उसका सब पॉइंट्स बना के आप खुद के ओपिनियंस उसमें लिख सकते हैं रिलेट करके। तो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बोल रखा था कि मोबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। मोबिलिटी वर्टिकल मोबिलिटी होता है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होता है। अच्छा खासा एग्जांपल लेके हमने उसको क्लैरिफाई किया था। कम सैलरी के बाद जब हमको ज़्यादा सैलरी मिलता है, फिर हमारा जो अपलिफ्टमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड मोबिलिटी हमारा होता है, वर्टिकल मोबिलिटी हमारा होता है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सब कुछ हमारा बदल जाता है। तो एजुकेशन ने क्या किया, हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी उसको बढ़ाई, जिसके कारण कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा अच्छा खासा हो पाया। तो एजुकेशन का रोल क्या है डेवलपमेंट में, ये बिल्कुल एसेंशियल होता है हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अनएजुकेटेड जो नेशन है, हालांकि अनएजुकेटेड नेशन हम नहीं बोल सकते हैं, कोई नेशन अगर बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड उसके सिटीजन्स हैं तो काफ़ी हद तक उसको सीवियर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कंट्री होता है उसमें हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता रहता है। क्वालिफाइड साइंटिस्ट हमको ज़रूरत होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट ज़रूरत होते हैं, हर तरह के स्पेशलाइज्ड रोल वाले हमको ज़रूरत होते हैं। कहीं भी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट चाहिए, हमारा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट चाहिए, साइंस में एडवांसमेंट चाहिए, तो हमको स्पेशली ट्रेंड इंडिविजुअल्स चाहिए रहते हैं। तो इसके लिए हमको एजुकेशन फ्लोरिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन हमारा जानते हैं, हमारा जो कंट्री है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड माना जाता है अभी, जो कि शायद एक डिकेड तक वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, हमारे जो पॉपुलेशन के नीड्स हैं हमको उसको भी फुलफ़िल करना रहता है। जो किस कैसे हो सकता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के बाद ये चीज़ पॉसिबल होता है। हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है और मॉडर्न एग्रीकल्चर है, जैसे कि बहुत सारे हमारा बायो को लेके आजकल ज़्यादा ये किया जाता है, बायो पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आजकल बनाया जा रहा है, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्नाइज हो सके और क्रॉप यील्ड ज़्यादा हो सके हमारे पॉपुलेशन को मीट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्ट क्या क्या है एजुकेशन का, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन का। तो स्ट्रमलिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ करते हैं, जो कि आगे चल कर के नेशनल इनकम के लिए रास्ता बनाता है। हम ये बोल सकते हैं कि एक स्किल्ड वर्कर अगर है, एक स्किल्ड वर्कर अगर है तो वो क्या कर सकता है, अपना जो स्किल के थ्रू अपना प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ कर सकता है। कहीं भी वो हो, वो किसी इंडस्ट्री में हो या फिर कहीं पे भी हो, वो अपना प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकता है। तो प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज़ होगा, इस पर्टिकुलर इंसान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये अपना जो फैमिली है उसमें जो भी सारे बच्चे हैं उनको भी अच्छा खासा जगह पर ट्रेनिंग कराएगा, पढ़ाएगा। तो इस तरह से क्या होगा ना, एक फैमिली धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे जो नेशन का जो इनकम है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, और नेशनल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक पॉसिबल हो पाएगी, और ऐसा ही होता है। पीटर ड्रकर के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी मॉडर्न वर्क हैं वो एम्फसिस करते हैं नॉलेज और मेंटल स्किल्स को। आजकल बहुत ज़्यादा स्किल पे फोकस करी जा रही है। हमारा गवर्नमेंट जो है स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम ला रहा है, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो हमारे इंडियंस का, और काफ़ी हद तक वो एम्प्लॉयबल हो सके। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो स्किल्स नहीं हुआ करती थी हमारे जो सिटीजन्स थे उनके पास, तो वो एम्प्लॉयमेंट के अर्निंग लिवलीहुड अर्न करने के लिए वो लोग कैपेबल नहीं हो पाते। तो कुछ ना कुछ स्किल ऐसा दो ताकि वो अपना लिवलीहुड खुद अर्न कर सकें।
एजुकेशन का इन्फ्लुएंस किस तरह हो सकता है? देखिए, जितना एक्सपांड करेंगे हम एजुकेशन को, वो उतना ही ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कराएगा। मतलब बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरह एजुकेशन हमारा काम कर सकता है। ठीक, देखिए, एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना हम एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, यानी कि हमारा जो रिटर्न्स है उतना ही ज़्यादा हमको मिल पाएगी। वेजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिचर नेशंस जो होते हैं काफ़ी चालाक होते हैं, और वो क्या करते हैं कि एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब है, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा सिर्फ जीडीपी का 3% से 5% और 5% तक भी ये पहुंच नहीं पाया है। 3% 4% के अराउंड ही ये होवर करता रहता है हमारा जो जीडीपी का जो इन्वेस्ट किया जाता है एजुकेशन में, जो कि काफ़ी हद तक सही नहीं है। 6% हमारा रिकमेंड करता है एनसीएफ, जो कि अब तक फुलफिल नहीं हो पाया है। गैलब्रिथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एजुकेशन प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। इसराइल बोलते हैं कि हाई रिटर्न देता है एजुकेशन पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो। इनिशियल 5 ईयर प्लान में भी फोकस किया गया हमारे एजुकेशनल ग्रोथ को लेके। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दी गई, यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दिया गया। पहला हमारा जो 5 ईयर प्लान था वो 1951-56 था, ठीक है। तो जो 5 ईयर प्लान्स थे उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया एजुकेशनल प्रोग्रेस के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं करंट स्टेटस। ये आपके बुक के हिसाब से करंट स्टेटस है, पर हम अब के हिसाब से करंट स्टेटस भी देखेंगे और उसको भी हम यूज़ करेंगे हमारे एग्जाम्स में आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो करंट स्टेटस की अगर बात की जाए तो हमारा इंडिया अभी भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम बोल सकते हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है एजुकेशन से। लिटरेसी हमारा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अभी लगभग हमारा जो 75% लिटरेसी है, 82% के आसपास हम देखते हैं कि लड़कों का लिटरेसी है, जहाँ की गर्ल्स की अगर बात की जाए तो 65% की हम लिटरेसी देखने को हमको मिलता है। 1947 से अब तक का अगर हम देखें तो 2001 में हमारी लिटरेसी रेट थी 62%, जो अभी बढ़कर 75% से भी ज़्यादा हो गया है। टीचर्स के नंबर स्कूल्स में बढ़ रहे हैं, स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये बोलते हैं ना कि मशरूमिंग ऑफ स्कूल्स, बहुत ज़्यादा हम प्राइवेट स्कूल्स भी देखते हैं, पब्लिक स्कूल्स भी देखते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा आजकल हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2005 और 6 के हिसाब से अगर देखी जाए तो जीडीपी ग्रोथ हमारा प्रोजेक्टेड था 8.1%। अभी की अगर बात की जाए तो हमारा जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% के आसपास प्रेडिक्ट किया है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। जुलाई में इसने कहा था 7% के आसपास हमारा जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गया, सर्विस सेक्टर्स हो गए, ये सब बहुत सारे हमारा ग्रोथ कर रहे हैं। केरला को अगर केस स्टडी के हिसाब से देखें तो केरला हमारा सबसे मतलब बहुत ज़्यादा लिटरेट स्टेट में से आता है, नंबर 1 लिटरेट स्टेट में से आता है, जिसका लगभग 94% लिटरेट है, ठीक है। 94% लिटरेट रेट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एसटीपी उसका 7% के आसपास हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करती है। हालांकि अभी वायनाड वाला जो लैंडस्लाइड ये सब वगैरह है, ये सब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है, फिर भी इसने अपना जो ग्रोथ रेट है एसटीपी का 7% के आसपास हमेशा मेंटेन करके रखा है। अब चलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड एजुकेशन के और। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और एजुकेशन का पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की अगर बात की जाए तो फैसिस्ट, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक 3 तरह के हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ देखते हैं। कार्ल जास्पर के हिसाब से मैन जो भी कुछ करता है उसका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ज़रूर होता है। अब आता है फैसिस्ट आइडियोलॉजी का कोर बिलीफ क्या है। फैसिस्ट आइडियोलॉजी का कोर बिलीफ होता है स्टेट की सुप्रीमेसी। स्टेट सुप्रीम होता है, इंडिविजुअल नीड से ज़्यादा होता है, ठीक है। इंडिविजुअल का चाहे कोई भी नीड हो, स्टेट का जो नीड है वो फुलफिल होना चाहिए। तो फैसिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन का पर्पज़ क्या है, नेशन को ग्लोरीफाई करना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, स्टेक होल्डर्स बनाना है हमारे स्टेट अफेयर्स में, जो कि बहुत अच्छा खासा हमारे नेशन को बिल्ड कर पाएँ। स्कूल फंक्शंस क्या है इसके, ये कैरेक्टर ट्रेनिंग कराता है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन देता है और ये डेवलपमेंट ऑफ बॉडी को भी फोकस करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं फिजिक के ऊपर भी ये फोकस करता है। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का कोर बिलीफ क्या है। ये एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहता है। इंडिविजुअल का फ्रीडम है, पर तब तक है जब तक कि स्टेट इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ अगर वो गया तो उसका इंडिविजुअल फ्रीडम कर्टेल हो सकता है। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन का पर्पज़ क्या है, वही नेशनल प्रोग्रेस कराना, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल का पर्सनल चॉइस है करियर चूज़ करने का, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसमें इवैल्यूएशन भी सोशल गुड के तहत और स्टेट इंटरेस्ट के तहत ही माना जाता है। डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होना चाहिए हमारे इंडिविजुअल्स के पास। इंडिपेंडेंट हो हमारे इंडिविजुअल्स, पर देखिए अगर हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं
तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो है करने के लिए। हालांकि फंडामेंटल राइट जहाँ पे भी कर्टन हो रहा हो, जितने भी सिटीजन्स हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं, पर ड्यूटी अपना कोई नहीं निभाता है। ठीक, तो एनार्की को प्रिवेंट करता है एजुकेशन और एक सिटीजन को इंडिपेंडेंट बनाता है, साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए भी मदद करता है। इसी को लेके हचिंस बोलते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम तभी इंक्रीज करेगा जब हमारा नॉलेज इक्विजिशन नॉलेज इक्विजिशन क्या होता, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। गांधी जी बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है वो हमारे अंदर होता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते डेमोक्रेसी को लाने के लिए। ठीक, तो डेमोक्रेसी जो होता है वो हमारे अंदर से आता है, हमारे अंदर ही जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप होना चाहिए, हम देश के लिए पेट्रोटिक होना चाहिए। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, यूरिनेशन नहीं करना है, स्पीड वहाँ पे नहीं करना है, उसको साफ रखना है, ये क्या है, हमारा एक सिविक सेंस है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। एजुकेशन ही हमें मदद करता है अपना सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि अपने सेल्फ को समझ पाना कि हम क्या चाहते हैं, और धीरे धीरे हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ता चला जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारा पहले कैसा था, एंशियंट पीरियड में अगर देखा जाए तो वैदिक, बुद्धिस्ट और जैनिज़्म हमारा फ्लरिश किया हुआ था। वैदिक की अगर बात करें तो वहाँ पे हमको बहुत सारे मतलब 4 जो वेदस हैं उनके बारे में जानने को मिलता था, सिखाया जाता था गुरुकुल्स वगैरह में। बुद्धिस्ट में क्या, बुद्धिज़्म में हमको 8 फोल्ड पाथ सिखाए जाते हैं। जैनिज़्म में हम देखते हैं त्रिरत्नस के बारे में, देखते हैं 3 ज्वेल्स के बारे में। तो ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मिडिवल पीरियड में हमारा मुस्लिम रूलर्स जब इन्वेड किए, मुस्लिम रूलर्स ने क्या किया, मदरासास बनाए, मकतब्स बनाए, कुछ उसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, कुछ उसमें हायर एजुकेशन के लिए था, राइट। फिर ब्रिटिश एरा आया, जब मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन लगाई, कैस्ट बेस्ड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ हमारा एजुकेशन, क्योंकि कैस्ट बेस्ड था हमारा एजुकेशन सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा एलाइट क्लासेस को मिलते थे, पुअर क्लासेस को नहीं मिलते थे, क्लास को थोड़ा सा कम किया गया और यहाँ पे एजुकेशन सबको काफ़ी हद तक मिलने लगी थी। क्यों? ब्रिटिश लोगों ने जानबूझकर ये चीज़ किया था ताकि वो लोग क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर सके और हमारे कल्चर को भी कहीं ना कहीं वो डिस्टॉर्ट कर दिए थे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के बात अगर करा जाए तो अर्ली इंडिपेंडेंस में हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को इम्प्रूव किया गया, फिर मॉडर्नाइजेशन की गई, लाइब्रेरी हो गया, लैब हो गया, कुछ कुछ सेटअप कराने की कोशिश की गई थी। फिर सर्जेंट प्लान, जो कि 1944 में हमारा सर्जेंट प्लान दिया गया था। इस सर्जेंट प्लान और सर्जेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया कि जो फ्री एजुकेशन है उसको लाया जाए बाय 1984। इसने कहा था कि जो इंडिपेंडेंस है 40 साल के अंदर हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देंगे और फ्री एजुकेशन प्रमोट करेंगे 14 ईयर ऑफ एज के बच्चों के लिए। तो यहीं से शुरू हुआ था कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइज करना और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देना। ठीक, फिर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे एजुकेशन रिलेटेड क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आर्टिकल 21A जो है, आर्टिकल 21A जो है ये बोलता है हमारा कंपलसरी फ्री एंड एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए। वही आर्टिकल 45 सेम ही चीज़ बोलता है। आर्टिकल 351 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 351 हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए लिखा गया है उसमें प्रोविज़न। आर्टिकल 29 की अगर बात करें तो ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आर्टिकल 350A के बारे में बोलें तो ये हमको मदर टंग यूज़ करने की प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज मतलब इंस्ट्रक्शन की मीडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 30 बोलता है कि माइनॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वो काफ़ी अच्छे से उसको मेंटेन भी कर सकते हैं और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। आर्टिकल 28 बोलता है कि कोई भी एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हम किसी भी स्टेट एडेड और नेशनल एडेड इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जाता है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है, राइट। तो ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये हमको कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन को फ्लोरिश करने में हमको मदद करता है और उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसको भी सिक्योर करता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से हमारे कमीशंस थे। हमारा जो इम्पोर्टेंट कमीशन है वो एजुकेशन कमीशन है जिसको हम बोलते हैं कोठारी कमीशन। ठीक, कोठारी कमीशन आया था 1964-66 में, वो उन्होंने रिपोर्ट अपना दिया था। वो ज़्यादातर फोकस करते हैं मॉडर्नाइजेशन पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे वो फोकस करते हैं और वोकेशनलाइजेशन पे वो फोकस करते हैं। वोकेशनलाइजेशन यानी कि स्किल्स डेवलपमेंट के लिए वो फोकस करते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1968 में आया था, 1986 में आया था,
राइट। और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था और अभी 2020 को हमारा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था। तो 1986 एनपीई के तहत ये बोलता है कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको हमारे बुक में यूईई लिखा हुआ मिलेगा। तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया जाए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, 3 तरह के एजुकेशन को हम ज़्यादातर देखते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हमारा आ जाता है जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह हो गया। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर भी ज़्यादा फोकस की जाए, जेंडर इक्वालिटी पे भी फोकस की जाए। ये किसने बोला था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में कहा गया था। समराइज़ अगर करें तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? सबसे पहले एजुकेशन का मीनिंग देखा, एजुकेशन का मीनिंग देखा, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है एजुकेशन वाला वर्ड, उसको देखा, वो कैसे एक सब सिस्टम है, सोसाइटी कैसे एक सिस्टम है, इन सब की चीज़ों में बात किया। थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में देखा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है वो देखा, हिस्टोरिकल ओवरव्यू किया, एजुकेशन कैसे प्रिविलेज्ड लोगों को मिलती थी और अभी कैसे प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई है, एलिमेंट्री एजुकेशन कंपल्सरी है, वहाँ तक का सफ़र देखा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे लिए क्या क्या बनाया गया है जो कि हमारे एजुकेशन को इंश्योर करता है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसमिशन के लिए मदद करता है, वो देखा। और ऑनगोइंग चैलेंजेस क्या क्या है, किस तरह से हमको इम्प्लीमेंट करना है चीज़ें जिससे हम अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सकें, राइट। तो यहीं पे हमारा यूनिट 1 ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना यूनिट 2। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।